कैसे हैं दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक को हम राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बताया था, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसी के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे कि हमारे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। तो संविधान के भाग 14 में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग है 14 में, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 14 और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख दिया गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट की, क्या इसका गठन है, इनके कार्यों की, इनकी फ्रीडम की, क्या स्वतंत्रता इन्हें दी जाती हैं, और इनकी लिमिटेशंस की। और इस पद पर जो भी कार्यरत अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है। और लास्ट बात जो रह जाती है वो रह जाती है इनकी टेन्योर की, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट में किस तरीके से इसका गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, वो एस्टेब्लिशमेंट में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट में राज्य लोक सेवा आयोग में एक चेयरमैन होता है, यानी कि इसके एक चेयरमैन होंगे। किस तरीके का सेटअप है इनका, है ना। और उसके अलावा कुछ सदस्य होंगे, अदर मेंबर्स भी होंगे, मेंबर्स। संविधान के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग में मेंबर्स की संख्या का कोई जिक्र नहीं दिया है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। उसको राज्य के गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है, यानी कि गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है। गवर्नर इस बात का डिसीजन लेंगे कि सदस्य इसमें कितने होंगे। संविधान में इनकी नियुक्ति कार्य के बारे में दिया हुआ है, लेकिन संविधान के अंदर इनकी जितने भी सैलरीज हैं, इनकी रिमूवल प्रोसेस है, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं दिया है। सिर्फ इसकी क्वालिफ़िकेशन का जिक्र राज्य सरकार के राज्यपाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, इन सब की नियुक्ति गवर्नर करेंगे, है ना, गवर्नर करेंगे। क्वालिफिकेशंस की इसमें अगर बात करें हम, तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई खास दी नहीं गई है। सिर्फ दिया इतना गया है कि इनको कम से कम भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों के अधीन कम से कम 10 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए। 10 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए, ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। संविधान के अंदर इनकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस दिया है वो राज्यपाल करेंगे, लेकिन इनका रिमूवल प्रोसेस यानी कि इनको हटाने की प्रक्रिया, इनको जो हटाया जाएगा वो राज्यपाल ना हटाकर राष्ट्रपति हटाएंगे देश के। प्रेसिडेंट इनका रिमूवल करेंगे। सिर्फ नियुक्ति करने की आज़ादी राज्यपाल को है और हटाने की प्रक्रिया की आज़ादी प्रेसिडेंट को है। इनकी जो भत्ते होते हैं और इनकी सुविधाएं होती हैं वो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि से इनको इनके भत्ते और इनकी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी कोई भी बहस भारत के विधानमंडल में नहीं की जाती। किसी भी तरीके की कोई भी बहस भारत के विधानमंडल में नहीं की जाती।
दूसरी बात, इनकी थोड़ी सी टेन्योर की बात करते हैं इसी में हम कि इनका कार्यकाल क्या होता है। राज्यपाल जब इनको शपथ दिलाएंगे, यानी जिस तारीख में शपथ दिलाई जाएगी उस तारीख से 6 साल तक, 6 ईयर तक, या इनकी उम्र 62 साल हो जाती है तो 62 साल की उम्र तक कार्य पर कार्यरत रह सकते हैं, या शपथ दिलाने के 6 साल तक, शपथ दिलाने के 6 साल तक ये इस पद पर कार्यरत रह सकते हैं। पहली बात। इस बात में एक बात और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो बात है आपकी कि रिमूवल प्रोसेस में क्या क्या शर्तें होती हैं इनको इनके पद से हटाने के लिए। पहली बात, एक केस ऐसा भी होता है जिसमें राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं गवर्नर, वो एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुनते हैं इनके सदस्यों में से भी, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष चुनते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष किस स्थिति में चुना जाता है वो मैं बता देता हूँ। पहली स्थिति जो होगी आपकी वो कि आयोग का चेयरमैन किसी भी स्थिति में या किसी निजी कारण की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा हो स्वयं, पहली बात। या दूसरी स्थिति वो होगी कि वो बीमार होता है या उसका पद खाली हो जाता है किसी वजह से, तो कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाता है। अब ये कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक इस पद को संभालेगा, ये बात यहाँ खड़ी होती है। तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष उस वक्त तक इस पद को संभालेगा जिस वक्त तक दोबारा इस पद का अध्यक्ष अपना काम ना संभाल ले, तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष वहाँ काम करता रहेगा। उसके बाद इनके रिमूवल प्रोसेस में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कब इनको इनके पद से हटा सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं, इनकी रिमूवल प्रोसेस में फिर बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति की थ्रू होगी इनको हटाने की प्रक्रिया, राज्यपाल से नहीं होगी। संवैधानिक निकाय है तो संविधान में इसका उल्लेख दिया गया है कि इसके इनको हटाने की प्रक्रिया यूपीएससी की तरह ही कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ देख सकते हैं आप लोग। पहली बात तो राष्ट्रपति उन्हीं बातों से सिर्फ उन्हें उसके पद से हटा सकते हैं जो कि ऐसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाता है। तो वो बातें इसमें बता देता हूँ मैं क्या होती हैं। पहली जो बात होगी वो होगी कि उनको दिवालिया घोषित कर दिया हो, यानी बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया हो, पहली बात। दूसरी बात जो होगी वो होगी कि अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के दौरान, मतलब इस पद पर हैं और उसके दौरान किसी अन्य कंपनी के साथ वेतन वाली यानी इनकम वाले सोर्सेज से जुड़े हुए हैं तो उनको हटाया जाएगा उनके पद से। तीसरा जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि राष्ट्रपति अगर समझते हो कि इस पद के लिए व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तरीके से एबल नहीं है, यानी उपयोगी नहीं है, तो उनको उनके पद से हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इनके मिसबिहेवियर की वजह से भी हटाया जाएगा। मिसबिहेवियर यानी कदाचार की वजह से भी हटाया जाएगा। और उसके बाद ऐसे पद होंगे जो इस पद का ऐसा होगा कि वो किसी निगमित कंपनी के साथ यानी कॉरपोरेट कंपनी के साथ जुड़े हुए और वेतन पर लगे हुए हों तो उन्हें हटाया जाएगा। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति भारत के उच्च न्यायालय से इनकी सलाह मांगेंगे, स्टेट के कोर्ट से इनका केस चलेगा। अगर स्टेट कोर्ट में ये साबित हो जाता है यानी हाई कोर्ट में कि ये इस तरीके से हटाने के योग्य हैं, नहीं हटाना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो उनको उनके पद से हटाया जाएगा। और इस स्थिति में कोर्ट की जो भी एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगी। ये संविधान ने कहा है कि प्रेसिडेंट इनकी कोर्ट की एडवाइस मानने के लिए बिल्कुल बाध्य होगा। इनके फ्रीडम की कि संविधान द्वारा इन्हें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी जाती हैं। तो मैं पहली बात करता हूँ उनके फ्रीडम की। फ्रीडम में
राज्य लोक सेवा आयोग को भी संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही बहुत सारे फ्रीडम्स जो दिए गए हैं संविधान में दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से। तो इन फ्रीडम्स में मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, 5 बातें जो संविधान में दी गई हैं कि इनकी पद के दौरान इन्हें किस तरीके की क्या क्या स्वतंत्रता दी जाती हैं। पहली बात जो करूंगा वो होगी तो दोस्तों पहली जो बात होगी वो ये होगी कि राष्ट्रपति संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही इनको इनके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। समझ में आ रही? पहली बात जो होती है, और राष्ट्रपति उन्हीं प्रक्रियाओं से हटा सकते हैं जो संविधान में दी गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके भत्ते, इनकी सैलरी, इनकी सुविधाएं, इनके खर्चे सारे राज्यपाल द्वारा तय किए जाते हैं, जिसमें कोई भी अलाभकारी संबंध नहीं होता, यानी कि नहीं होता। ठीक है, अलाभकारी संबंध नहीं होता, यानी कि पद पे आने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सब राज्यपाल के द्वारा होगी। ये थी आपकी दूसरी बात। अब करेंगे तीसरी बात। तीसरी बात जो होती है वो तीसरी बात ये है कि इनकी जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्य सरकार की संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि जिसके लिए राज्य विधानमंडल में कोई भी मतदान नहीं होता, फिक्स कर दी राज्यपाल ने, फिक्स हो गई, यानी कि राज्य के विधानमंडल में इसके लिए कोई मतदान नहीं होगा कितनी देनी चाहिए, किससे देनी चाहिए, सीधी इसी सैलरी से इनकी हर महीने सैलरी जो भी मिलती है वो पहुंचा दी जाती है। नंबर 4 जो है कि इस पद के बाद, यानी इस पद से हटने के बाद ये चेयरमैन, ये सदस्य संघ लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनने की योग्य होते हैं, बन सकते हैं, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी पर कार्यरत नहीं रह सकते, किसी भी नौकरी के पात्र नहीं होते। ये थी चौथी बात आपकी। पांचवी जो बात है वो है इस पद से हटाने के बाद दोबारा इसी पद के लिए योग्य नहीं होते, यानी कि इस पद पर दोबारा उन्हें दूसरे काल के लिए उनको नियुक्त नहीं किया सकता, दूसरा कार्यकाल इनका नहीं होगा। तो ये थी इनकी स्वतंत्रताएं। अब मैं बात करूंगा इनके वर्क की, कि इनके वर्क क्या क्या होते हैं, इनकी कार्य क्या। तो अब हम बात करेंगे इनके वर्क की, किस तरीके के इनके वर्क होते हैं, यानी कि कार्य। तो कार्य में 2 तरीके के कार्य ये लोग करते हैं। पहला कार्य मैं बता दूं, यानी कि ऑल एग्जामिनेशन। राज्य में किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम होगा ये कराएंगे, इसके बारे में थोड़े आगे डिटेल में बात करेंगे। और एक कार्मिक संबंध में, राज्य सरकार को कार्मिक संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने का काम। तो इसमें मैं बता दूं क्या क्या होता है। राज्य में किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम होता है, राज्य सिविल सेवा की पदों के लिए एग्ज़ाम कराना, उनकी ट्रांसफ़र के लिए एग्ज़ाम कराना, या एक पद से दूसरे पद में तबादला लेने के लिए एग्ज़ाम कराना, या उनको अपने पद में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम कराना, ये सारे काम इसमें होते हैं, पहले काम में इनके जो एग्ज़ाम कराते हैं। तो जनरली जो बात है कार्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में वही काम करता है जो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो उसमें देखें और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। एग्ज़ाम कराना, इसके अलावा किस राज्य सरकार की कार्य पर रहे किसी सिविल सेवक या किसी अन्य व्यक्ति की उस वजह से कोई हानि पहुंचती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए सुविधाएं, यानी कि सुविधाएं जो होंगी और उनकी सैलरी में पेंशन, वेतन, खर्चे और पेंशन का निर्धारण करना राज्य लोक सेवा आयोग के का काम है। कार्मिक संबंधों में राज्य सरकार को किसी भी मामले में परामर्श देने का काम होगा, अगर राज्य सरकार लेना चाहे तो, पहली बात। दूसरी,
इसमें जो बात हुई, इनके दायरे में जो भी प्राइवेट कॉरपोरेट्स कंपनीज आती हैं उनमें सारा उनका कार्यरत देखने का काम भी राज्य लोक सेवा आयोग का होता है, जो इनके दायरे के अंदर आती हैं। तो ये 2 कार्य होते हैं इनके, कार्मिक संबंध में और एकेडमिक यानी कि एग्जामिनेशन रिलेटेड में। इसके बाद जो हम बात करेंगे उनकी लिमिटेशंस की करेंगे। लिमिटेशंस की करेंगे यानी इनकी सीमाएं। तो सीमाओं के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग को कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से उनको उनके दायरे से बाहर रखा गया है। पहला जो दायरा है वो है अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब की पदों की नियुक्ति और उनको आरक्षण के लिए इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, ना इनका इसमें दायरा आता है। दूसरा जो बात है वो है कि दूसरा जो कार्य है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की नियुक्ति पदों के लिए अनुसरण करने के लिए इनसे कोई मसले पर सलाह नहीं ली जाती। तो ये उनकी लिमिटेशंस हो गई। इसके अलावा लिमिटेशंस हैं कि राज्यपाल जब भी चाहे इन राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्त किए गए पदों को हटा सकता है, उनको बदल सकता है, जिसके लिए इसे राज्य सेवा आयोग की कोई भी परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। संविधान कहता है कि राज्यपाल किसी भी पद के लिए कोई भी नियमन बना सकता है और उनके लिए ना राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने पर राज्यपाल को 14 दिनों के समक्ष 14 दिनों के लिए यानी 14 डेज राज्य के विधानमंडल में एक नियमन रखना होता है, जिसको राज्य का विधानमंडल चाहे तो संशोधित कर दे यानी कि अमेंडेड कर दे, या फिर खारिज कर दे या बर्खास्त कर दे, तो ये कर सकता है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी इनमें इनकी भूमिका के बारे में। इनकी भूमिका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि हर तरीके के एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं, सैलरी से संबंधित और वेतन पेंशन से संबंधित सारे काम ये करते हैं। तो मैं बता दूं, राज्य लोक सेवा आयोग की जो भूमिका है वो न केवल सीमित है बल्कि एक छोटी सी भूमिका होती है। इनकी जो सलाह होती हैं वो एक सलाहकारी, मतलब जो इनकी बातें होती हैं सलाहकारी पद्धति की होती हैं, यानी कि राज्य सरकार इनकी बातों को माने या खारिज कर दे वो उनके ऊपर होता है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं होता कि राज्य सरकार को इनकी सलाह माननी ही पड़ेगी। तो ये इनकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में और SPSC के बारे में हमने इस वीडियो में जाना, और इसको सेंट्रल लेवल के अंदर इस तरह पर समझने के लिए मैंने UPSC का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से कैरी कर सकते हैं। थैंक यू।